भैया एग्जाम है क्या, डाउट है तभी तो यहाँ आए हो। चलो फिर आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्द से बना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करके जो कंबाइन में स्टडी किया जाता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करते हैं। तो अभी हम लोग करंट के बारे में जान चुके हैं। करंट के बारे में बेसिक चीजें कि करंट के ओम्स लॉ क्या होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या है, फोर्स क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया है। हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। तो V इक्वल टू आई आर ओम लॉ हो गया। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिसमें कितना चार्ज करंट है वो डिपेंड करता है उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है। काम हो गया। R इक्वल टू रो एल बाई आर क्या है, रेजिस्टेंस। रो क्या है, इस आप जिसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। L क्या है, लेंथ एरिया। कैसे पता करेंगे, आप जिस दो फेसेस के निकाल रहे हो उनके बीच की जो दूरी है वो L है और उनके बीच में जो पास होने वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो एरिया है। ओके, अब कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू V लगेगा। मतलब उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद अ डिस्टेंस बट विद अ नेगेटिव साइन। तो इसी वजह से हम इसमें बैटरी लगाते हैं कि पोटेंशियल दे सके। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा तो करंट मिलेगा। अब ये नॉर्मल सी जो बी वाली हमने पढ़ी है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने 12th क्लास में पढ़ लिया, वही नॉर्मल वो बी, यहाँ पे वही वाला बी है। इसमें से दोनों की शक्ल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब बी ड्यू टू सॉलिड निकालेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, उसकी परमेबिलिटी है स्पेस की। कौन से स्पेस की, वैक्यूम की। लेकिन अगर किसी मीडियम में लेना है, म्यू जो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर निकालने के लिए बी अपॉन बी नॉट, इसके बारे में और अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। और फिर आता है सोलिनॉइड, ये वाला छोटे छोटे सर्किट में आपने देखे होंगे, वो लगाए लपेटे रहते हैं, वही वाला है। उसमें बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे बड़ा वाला एन है। बड़ा वाला एन का मतलब क्या है कि कितना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। वहां पे एन क्या था, एन छोटा रखा था। छोटा क्या मतलब है कि इसमें जितना टर्न आ रहा है उसका पर यूनिट लेंथ कितना टर्न है, वो छोटा वाला एन है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें इंटू इसमें कितना करंट दिया जा रहा है। आर क्या है, इसका एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरफ से दिख रहे हैं, तो मतलब इसके दो रेडियस होंगे। लेकिन दो रेडियस ने लेके इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2 ले लिया जाता है, क्योंकि इसकी एवरेज है। आगे देखते हैं। ओके भैया, पर हल्का सा और हम बेसिक देते हैं मैग्नेटिक बारे में, बस बेसिक देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगी, मैग्नेट्स होगी। या फिर आप एक कॉइल लपेट लीजिए, जो हमने देखा भी सोलेनॉइड टॉरॉइड के केस में, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। उसके बारे में वो बायोट-सेवर्ट लॉ है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर, जो अभी हम यहाँ आयरन फिलिंग डालते हैं और वो सर्कल ऐसे क्लोज लूप बनाते हो जाता है ना, तो उसमें वो कितने नंबर ऑफ लूप्स बना रहा है। नंबर ऑफ लूप्स एक बस आइडिया है, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, वो काउंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही हैं हर एक यूनिट एरिया में, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दैट इज नथिंग बट फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स उस पॉइंट से निकल रही है, उस एरिया से निकल रही है, जो आप एरिया ले रहे हो उसका है। ये जो फ्लक्स था ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी निकल रही है। और बी क्या है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया में निकल रही है, वो इसका बी है। इसके यूनिट्स आप लोग ज्यादा देख लेते हैं, इसमें टेस्ला हो जाता है, इसमें वेबर हो जाता है। ठीक है, वो अब ये रिलेशन देख लेना। ये एच जो है, एच क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, वहां पे डाइपोल क्रिएट्स हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में डाइपोल एक तरह से उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज हो जाता है, जो हमने वो 12th में पढ़ा था, याद है, वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये इसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है कि पर यूनिट नॉर्थ पोल, इसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा कॉन्सेप्ट रखा गया है, बट वो कोई समझ हाइपोथेटिकल केस है। ये असल में कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स उसमें कितना लग रहा है। ये म्यू क्या है, उस फील्ड की परमिएबिलिटी कितनी है। परमिएबिलिटी कितनी होती है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट, सॉरी फॉर दिस, म्यू नॉट इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। कि उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। बी तो म्यू जो है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। किसी केस में सिर्फ म्यू नॉट दिखाता है क्योंकि वो म्यू आर वहां पे मान लेते हैं। ओके, तो आप असल में फॉर्मूला यही है। और फिर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है ये डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से चार्ज अलग होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बनता हुआ जाएगा, और वहां पे भी एक क्लोज लूप बनाते हुए वो जाएंगे। मतलब कि वो भी मैग्नेट की तरफ
मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू करेंगे। तो फोर्स ये लग रहा है, लेकिन क्या क्रिएट कर रहा है वो, मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर क्रिएट कर रहा है। जो मैग्नेटाइजेशन उसका होता है उसके बारे में बात करें। जो उसके बेसिक्स हैं वो आप हल्का सा बेसिक जाके जाइए, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ओके। तो जिसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और कितना पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है उसको मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, या फिर कह सकते हैं कितना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में है, वो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है। ओके, तो अभी हमने जितनी भी पढ़ी वो सिर्फ वेलकम सेरेमनी थी। वेलकम सेरेमनी जैसे करते हैं ना स्टार्टिंग में, वो सब अब वो हो गया। अब यहाँ से हम लोग का वो सुस्वागतम गीत है, वेलकम सॉन्ग है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फैराडे लॉ की, जो मैग्नेटिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट की जान है। देखते हैं, फैराडे का कहना था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही थी, जो मैग्नेट से वो लाइनें निकल रही थी, अगर वो किसी भी एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर वो बढ़ेंगी या घटेंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी या चेंज होंगी, तो वहाँ पर एक चीज़ प्रोड्यूस होगी। वो क्या होगी, वो होगी करंट। बताते हैं कैसे। अब मान लीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल मैंने इसलिए लिया और यहाँ से हम लोग करंट पास कर रहे हैं। एसी सोर्स लेते हैं। एसी सोर्स के बारे में फंडामेंटल है कि एसी में क्या है, करंट फ्लक्चुएट होता है, करंट ऊपर नीचे होता है, करंट कांस्टेंट नहीं जाएगा, बस इसका मतलब है। अब जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये इस कॉइल से गुजरेगा, और जब भी किसी कंडक्टर्स के अंदर से चार्ज मूव करता है, करंट मूव करता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, क्योंकि उससे लाइनें गुजर रही होंगी। ओके, नहीं हुआ तो वापस बैक जाओ, रिवर्स करो, सुनो। अब यहाँ से जो करंट जाएंगी, अगर यहाँ से करंट बदल रही होंगी या चार्ज का ऊपर नीचे वाला होगा काम, तो यहाँ पर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी वो भी अलग होंगी। मतलब कि कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा कम कभी कम, वो निकलेंगे। अब यहाँ पे बगल में रखा है एक कॉइल लपेट के रखा गया है, उस कॉइल से भी मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी, तो वहाँ भी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जा रही थी वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ से जा रही थी वहीं से कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है, करंट एसी दिया गया है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जो इसके अंदर, इसकी वजह से जो करंट आएगा वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो रहा है, क्योंकि वही डिपेंड करता है फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। तो ये फैराडे का बेसिक लॉ हुआ। अब इसी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक एल और एक एम। उसके बारे में बात करते हैं कि एक खुद की वजह से प्रोड्यूस कर रहा है, एक दूसरे की वजह से कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब फैराडे के लॉ को समझने के लिए एक और छोटा सा केस लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से ये लाइनें गुजर रही हैं। अभी मैंने क्या किया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो वो करंट, वो डिपेंड करेगा उसमें करंट कितना चेंज हो रहा है या फिर फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिखते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, उसके अभी हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव का मतलब यहाँ डायरेक्शन से है। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना करंट निकलेगा। ये ई जो है वोल्टेज है, उसमें से कितना करंट निकलेगा वो इस पर डिपेंड करता है। तो अब मान लेते हैं कि मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ और इसको मैं आगे पीछे करता हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उसी तरीके से ही जा रही होंगी, लेकिन जब मैं आगे करूंगा, इस तरफ खींचूंगा, तब ये यहाँ पर इतनी वाली एरिया वाले इसके साथ आएंगे। और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहें मैग्नेटिक फ्लक्स, जो लाइनें निकल रही हैं वो घटती जाती हैं, और जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो बढ़ती जाती हैं। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन रही है। तो जैसे जैसे दूर लाएंगे वहाँ पर इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डॉटेड लाइन जो निकल रही होंगी वो कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे पास लाएंगे वो बढ़ती जाएंगी। तो ये इस रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा करंट निकाल सकूँ या फिर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मैं क्रिएट कर सकूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप ये कहेंगे कि अगर 5 - 3 किया जाए तो सिर्फ 2 रहेगा, लेकिन वही अगर 7 में से 3 कर दिया जाए तो कितना पहुँचेगा? 4, डबल पहुँच गया। आपने इसमें 2 अमाउंट बढ़ाया लेकिन डबल हो गया। तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर ये वाली चीज़ें बढ़ा दी जाए, मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा जो उस कॉइल से लिंक है वो बढ़ा दिया जाए। मतलब जो मिनिमा है वो घटा दिया जाए और जो मैक्सिमा है उसे उतना ही बढ़ाता जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाए, जिसके कारण से आपका ईएमएफ ये जो चेंज होगा वो बढ़ते जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं जो ये इस लाइन को बाहर नहीं जाने देते हैं, बल्कि इसी के अंदर से गुजरने के लिए इसको मजबूर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम लाइट को ये यहाँ पे देंगे तो लाइट का ये काम होगा, ये इधर वाला बाहर निकलेगी। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो लाइट निकल रही है उसको एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
तो क्या वही लेंस हम इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखते हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट आएगा वो ट्रांसफार्मर और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो होप ये लोग आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। नहीं होंगे तो वापस जाइए और फिर बेसिक को रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है बेसिक के आगे का। जो भी सेरेमनी थी, जो वो भी औपचारिकता होती है, वो सब हो चुकी है। अभी यहाँ से हम मेन चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्किट होता क्या है। अभी हम यहाँ से बात करेंगे दो टाइप के सर्किट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सर्किट होता क्या है। सर्किट में क्या चाहिए? एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ड्राइविंग फोर्स किसी चीज़ को ड्राइव करता है और जो जा रहा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज होता हो। उसको रोकने के लिए कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये सर्किट जो है वो दो तरीके के, एक तो मैग्नेटिक सर्किट हो सकता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में VIR वाला कॉन्सेप्ट है, जो VINR वाला कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल हम पढ़ते आ चुके हैं वो है। और मैग्नेटिक फील्ड में अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे ट्रांसफार्मर का, या कोई भी एक बॉडी लेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि वहाँ पर कौन ड्राइविंग फोर्स है, क्या हो रहा है, कौन बह रहा है, उसको बहने के लिए कितना ताकत चाहिए, और भी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है। मैं यहाँ पे एनालॉजी इस्तेमाल करूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके। अभी मैंने कहा था कि जो भी जिससे भी अगर करंट मूव कर रहा है, जिस भी वायर से करंट मूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और फ्लक्स है, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से यहाँ पे जो लाइनें हैं वो निकलना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोर। कोर एक मटेरियल है जिसपे हम वायर को वाइंड करते हैं, उस पर हम लोग बांधते हैं। तो यहाँ पर इस पे बांधा गया है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इसके कांटेक्ट में आने के साथ एक चीज हो रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही थी, जैसे वहां पे हमने केस के तहत दो कॉइल रखे थे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी। तो हमने क्या सोचा था कि अगर हम चाहते कि एक वाले लूप से अगर बहुत ही ज्यादा EMF प्रोड्यूस हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वहां से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लीकेज हो रहा था वहां पे उसको हटाने के लिए यहाँ पे कोर इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर निकलती है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके म्यू से। इसका मतलब है कि उसका जितना परमिएबिलिटी होगा, यहाँ पे एक नया टर्म है परमिएबिलिटी, की वो कितना परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर में, तो वायर की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड परमिएबिलिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना जाने देगा। तो वैसे यहाँ पे एक परमिएबिलिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से कितना जाएगा। तो ये कोर के रखने के कारण से जो इसका म्यू है वो म्यू नॉट से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से जो बाहर का एयर है, एयर मतलब वैक्यूम, एक तरह से एक एकदम आइडियल केस ले रहे हैं कि वहाँ पे म्यू नॉट एकदम 1 हो चुका है, म्यू आर 1 है। और म्यू नॉट पहले वाला जो भी होता है उसका वैल्यू 4.2 और म्यू आर यहाँ का 1 है। तो इस वाले अंदर का कोर का जो म्यू है वो म्यू नॉट से या फिर बाहर वाले से ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाना पसंद करेगी? जहाँ पे उससे ज़्यादा परमिशन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर से गुजरना शुरू करेगी मैक्सिमम। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर निकलना शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमने फंदा बांध के रखा है, इधर एक और कॉइल लगा के रखा है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकलेगी। कैसे डिफाइन करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ से करंट गुजर रहा है इस तरफ से, ये देखिए करंट ऐसे घूम रहा है। तो ये जो करंट का घूमना है यहाँ पे एक लगाएंगे, जिस तरफ से घूम रहा है उसको नचाते हुए, जिधर दिखा रहा है ये अंगूठे वाला डिस्टेंस, ऑल द रेस्ट वो वाला जाएगा, उस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलना शुरू होगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अब लाइन ऊपर जाएगी। ऊपर जाने से अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, बाहर ना जाके अंदर मुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे म्यू ज्यादा है, परमिएबिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो अंदर मूव करना शुरू होगी। धीरे 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 इस तरफ पहुंचेगी। यहाँ जब पहुंचेगी तो ये इस कॉइल से लिंक हो जाएगी। अब ये कॉइल के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। कहां से जाएगी? अब यहां पर इस वाले कॉइल के हर एक लूप में भी EMF इंड्यूस होना शुरू हुआ, क्योंकि फैराडे ने कहा है
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, पहले इस वाले में कितना था, 0 था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब यहाँ से इस तरफ आ चुका है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कि ईएमएफ आया है नहीं उसके अंदर, यहाँ पे कहीं बैटरी लगाई नहीं गई है, लेकिन वो चीज़ आई है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। तो ये एक मेन बात है। अभी इसके बारे में बात करते हैं एनालॉजी के बारे में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इसको कौन फोर्स कर रहा है वहाँ जाने के लिए, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, या वहाँ वो क्यों जा रही है, क्या वहाँ से कोई रोक नहीं रहा है, रोक रहा है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो उस मैग्नेटिक सर्किट की तरह ही है जहाँ पर इसी तरीके से करंट फ्लो होता था, करंट जाता था, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ओके, तो वहाँ पर करंट जो है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वाले काम कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर जो करंट को नोट करते थे, यहाँ पर करंट का सेम काम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर रही होगी। अब वहाँ पर एक V होता था, V क्या करता था, उस चार्ज को पुश करता था आगे। तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कौन फोर्स कर रहा है, यहाँ पे एक और टाइप का फोर्स आता है जो अलग नहीं है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस अलग नहीं है, लेकिन इसमें वो ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, जिसमें मैग्नेटिक मैग्नेटो फोर्स कहते हैं या फिर MMF कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, MMF। यहाँ पर जो वहां पर V वाला काम करता है, यहाँ पे सेम वही काम MMF कर रहा है। ओके, अब जो वहां पर रेजिस्टेंस काम करता था, क्योंकि नेचर की टेंडेंसी है कि वो किसी भी चीज को अपोज करेगा, तो यहां पर भी अपोज करने के लिए एक चीज आती है। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस काम करती थी, वैसे ही यहां पर काम करता है रिलक्टेंस। ओके, यहाँ पे लिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर रिलक्टेंस काम करता है R, इसको इससे डिनोट करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो ये चीजें हमने लिखी हैं, फ्लक्स, MMF और ये रिलक्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे वहां पे रिलेशन होता था कि ओम्स लॉ का रिलेशन हमें मिल रहा है, कंडीशन मिलती थी, सर्किट मिलता था, पैरेलल अलग अलग टाइप के सर्किट्स मिलते थे, तो उसको हम लोग डील कर लेते थे आराम से। वैसे ही सेम मैग्नेटिक के केस में भी है, और बिलीव मी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पर जो करंट वाला काम कर रहा था उस वाले मैग्नेटिक में, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, फ्लक्स, बाकी ये चीजें रिलेशन है। तो अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है। जैसे इस वाले में जो होता था, क्या होता था, V = I × R, डायरेक्ट ओम्स लॉ का निकाल लिया जाता था। इस तरीके में भी होता है जिसे हम कहते हैं MMF। जस्ट जो भी चीजें यहाँ पे हैं, जो इसके एरो इधर रखेंगे, जस्ट वहां पे ये रिप्लेस कर दीजिए, सेम लॉ, नथिंग चेंज। तो ये बनता है फ्लक्स × S, सेम काम। ओके, अब यहां पर ये VIR, अब यहां पर R क्या होता था, ρ × L/A। R क्या था, रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। तो यहां पे ऐसी रिलक्टेंस है, तो ये रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, इसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू 1 या फिर L/μ0 μR × A। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, जिन्हें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उन चीज़ों का इस्तेमाल पड़ेगा। तो उसमें एक तो ये हो गया, L वाला काम आएगा। एक ये जो फ्लक्स है जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, वो जो बेसिक वाले में वेलकम सेरेमनी में, सेम वही है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा वो B.A। डॉट का कोई ऐसा ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बिकॉज जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें नॉर्मली एक डॉट प्रोडक्ट ऐसे इस तरह से देता है कि आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ्लक्स का होगा काम। और ये जो MMF है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, इसे आप N × I से डिनोट कर सकते हैं। I क्या है, यहाँ पे करंट कौन सा है, जो ट्रांसफॉर्मर में घूम रहा था ना, जो उस फ्लक्स को पुश कर रहा था, वही वाला है। वहां पे जो हमने करंट लगाया, जो उधर से हम लेकर आ रहे, उस तरफ से ले आ रहे थे, वो इधर से चेंज होते हुए उससे उधर से करंट जा रहा था। यहाँ पे ये I है, उस तरफ से जो करंट आ रहा था वही वाला I है। और N क्या है, उस वाले में कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे। यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बात में, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ टर्न्स घुमाते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ पे इफेक्ट डालता है कि कितने चार्ज आपके ऑब्जर्वेशन में है, कि आप जितनी बार उसे घुमाओगे उतना ज़्यादा वायर को लपेटोगे, उतना उसमें मतलब उसमें उतना ज़्यादा करंट मूव कर रहा होगा।
करंट इन द सेंस जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे एट यूनिट टाइम वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये एन वाले का इंपॉर्टेंस रहता है। तो ओके, ये हुआ इसका बेसिक सा। अभी फिर आगे और देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पर एक और चीज़ नोट कीजिए जो इसके साथ मिलता जुलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज H इंटू एल। H क्या है वो वाला याद आया, बेसिक वाला, वही वाला है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कितना है कि आप वो मैग्नेटाइज करने की कितनी ताकत रखता है किसी चीज़ के अंदर, इंटू उसका लेंथ। ओके, तो हम यहाँ से इससे थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे भी। अभी यहाँ पर पहले तो सारे फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए, फिर उसको हम देखते हैं कि जो S वाला है, जैसे यहाँ पे R का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में होते थे, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है कि ये जो S है ये भी सीरीज पैरेलल में लगाए जाएंगे। अभी हम एक देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो दिखता कैसे है, या फिर उसे ड्रॉ कैसे किया जाए, एनालॉजी उसकी और कैसे कैसे देखी जाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो मैग्नेटिक सर्किट के साथ कैसे मिलती जुलती है। या फिर आपको ये सर्किट दिया जाए, मान लेते हैं ये सर्किट दे दिया गया, ये क्या है, कोर है और यहाँ से वाइंडिंग किया गया है, और आपसे कहते हैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ऐसे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना, कि क्योंकि हमें इससे फेमिलियराइज नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक MMF रहेगा जो फोर्स पुश करेगा, जो इस वाले फ्लक्स को पुश करेगा, ये फ्लक्स जाएगा और ये S उसको रोकेगा। ये इसका सेम ऐसा नहीं है, बस ऐसे एक एनालॉजी करने के लिए रखा गया है। ओके, तो अभी देखो ये जो S है, अभी यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि यहाँ पर इसी वाले को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, एक इधर ऐसे और फिर ऐसे बनाते हुए जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक ऐसा रखा हूँ, इधर पे मैंने वाइंडिंग कर दी है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसको ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तो अब क्या रहेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन का S, उस डायरेक्शन का S। बाकी सेम जो भी लॉ लगाते हो, जो किरचॉफ लॉ है, इसमें से किरचॉफ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो जाता है, किरचॉफ लॉ ऑफ वो फ्लक्स हो जाता है, वोल्टेज जो भी अलग है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नॉर्मल सा यही है कि बस एनालॉजी बदल जाएगी, जो वहाँ पे हम चीज़ अलग लेते थे यहाँ पे बदल जाएगा। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक इसका S होगा, इसका S होगा, लेकिन ये बात मत भूलिए कि ये जो लाइनें हैं इन सब का भी होगा। तो आप तो ये है कि आप इसको कंबाइन कर लीजिए कि इनकी इतने का पूरा एक साथ लिख लीजिए, इतने का पूरा एक साथ। तो आप देखिए यहाँ पर एक ये S बनेगा, ये S बनेगा, और यहाँ पर एक MMF रहेगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर जो इस वाले का था, इस वाले का था, इस वाले का था, दोनों को ऐड कर दिया, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। जहाँ से जा रहा है उसका S होगा, यहाँ से गया इसका S होगा, यहाँ से गया इसका S होगा, इसका भी S होगा, लेकिन ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो जैसे हम वहाँ सीरीज में ऐड कर देते थे नॉर्मली, वैसे ही सेम यहाँ भी सीरीज का ऐड करेंगे। इन तीनों का ऐड करके ये S1 मान लेते हैं, और सिमिलरली इसका, इसका और इसका S2 हो गया। तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में क्या होता है, 1/S नेट इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2। ये नॉर्मल है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो मैंने फॉर्मूले के साथ भेजी हैं, उनको एक बार आराम से दिल खोल के पढ़िए, याद हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी एनालॉजी बनाए, इसलिए कॉन्सेप्ट एक ही है कि जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करते थे सेम काम वही यहाँ होगा, बस वहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे रिलक्टेंस हो गया है। और वहाँ पे जैसे रेजिस्टिविटी होती थी या फिर 1/R कंडक्टेंस हो जाता था, तो यहाँ पे परमियरेंस होता है, P होता है यहाँ पे, मतलब कि वो उसको कितना अलाउ करता है। जैसे 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस की, वो कितना कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। वैसे यहाँ पे 1/S होगा जो उसको कितना परमिट कर रहा है, उस जो फ्लक्स निकल रहा है उसको कितना परमिट करने में मदद कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, जो हमने यहाँ पर बताया था कि MMF क्या होता है, QS HL NI। तो यहाँ पे H और L के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक कोर लगाया गया है, कोर है जिसका लेंथ L1 है, और सिमिलरली यहाँ पर एक लगाया गया है जिसका लेंथ L2 है। ओके, तो अब मुझे ये लगाना है, तो ये MMF V इक्वल टू IR होता था जैसे, वैसे सेम यहाँ पे MMF इक्वल टू H इंटू L बढ़ेगा। ये इसका नहीं है, कुछ अलग रिलेशन है। तो ये H क्या है, इसका मैग्नेटाइजिंग। तो ये आप इसको जो टोटल MMF आएगा, जो यहाँ पर MMF प्रोड्यूस होगा वो H1L1 प्लस H2L2, मतलब कि इसका H1L1 प्रोडक्ट लीजिए और सिमिलरली इसका H1L1 प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है L कौन सा होगा, क्योंकि इसका ये लेंथ अंदर वाला है,
ये एक बाहर वाला है, दोनों तो इक्वल नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे मिड पॉइंट का लिया था कि ये जो सेंटर से पास होता हुआ जाए, मीन लेंथ जिसे कहते हैं। क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि इसका मीन लेंथ इतना है, तो फिर आपको एमएमएफ निकालने के लिए कहेगा, एस निकालने के कुछ भी कहेगा। और इसका इस्तेमाल करने के लिए हर एक का N1 I1 कि जितना ये इसका नंबर ऑफ टर्न है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है, प्लस इसमें जितना करंट है, इसमें कितना करंट है। करंट क्या है, दोनों में करंट सेम ही जाएगा। केसेस पे डिपेंड करते हैं कि आप करंट सेम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अलग अलग। तो आपको मेन यही याद रखना है कि एनालॉजी आपको बनाना है इनके बीच में मेन डिफरेंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अलग से जैसे करंट में क्या होता है कि आपको करंट हमेशा फ्लो कराना है तो हमेशा आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, लेकिन इस केस में एक फायदा रहता है कि आपको वो फ्लक्स मेंटेन करने के लिए आपको एमएमएफ नहीं देना होता है, आपको उतना पावर नहीं देना होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है ½ Li²। उसका भी डेरिवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट है कॉल अस, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडक्शन का। अब इंडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्फ और एक म्यूचुअल। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ, जहां जहां टाइम से चेंज हो गया वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो अब एक बात सोचिए, जब इस कॉइल के अंदर खुद वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? जो हमने बात की थी कि दो कॉइल अलग अलग रखे गए हैं, ये चेंज कर रहा है, इससे लिंक होना भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी ईएमएफ बन रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है खुद में चेंज कर रहा है तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो ईएमएफ होगा उसका जितना फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, वो इसके अंदर इतना प्रोड्यूस होगा, और उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। कि यहाँ पे ये खुद को इंड्यूस कर रहा है, खुद के अंदर करंट इंड्यूस कर रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट से Li। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो होता है वो L × I हो जाता है, और बाकी जो यहाँ पे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, L/di/dt हो गया। सिमिलरली और यहाँ पे अगर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रखा है तो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगी। वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते इस वजह से इसको कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक L की वैल्यू आपको मिलेगी, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में नोट्स के साथ किया जा चुका है। और अब यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। जो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा इसके साथ भी चेंज होगा, तो इसके अंदर जो चेंज होगा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसको M × I से करेंगे। तो अब यहाँ पे I क्या होगा, तो अब यहाँ पर I जो है इसके साथ जो चेंज हो रहा है, जो इसके अंदर I चेंज हो रहा है वो इसको डिपेंड करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ये होगा इसके साथ जो इसके अंदर इफेक्ट हो रहा है वो इसके साथ डिपेंडेंट है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इनका फॉर्मूला। और यहाँ पे एक वो भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अपॉन रूट L1 L2, उन सब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया जा चुका है। और यहाँ पे एक और तरीके कॉन्सेप्ट है कि जो फ्लक्स जो आपको कहता फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो हम कोर के अंदर लगाते थे μ0 μr बढ़ा देते थे कि उसी के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमे, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% हो। कभी कभी फ्लक्स लीक भी होता है, इसे हम फ्लक्स लीकेज कहते हैं, फ्रिंजिंग कहते हैं, जिसके अंदर फ्लक्स लॉसेस होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लॉसेस हैं जो आप ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते समय अपने कैलकुलेशन में उन सबका इस्तेमाल जरूर करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो वीके मेहता या BL थेरेजर जो दो बुक दी गई हैं उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ में डिस्कस करेंगे, दोनों पढ़ेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।